जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज भी बायोलॉजी का जो लाइव क्लास है वो नहीं संचालित हो पाया। पता नहीं क्यों नेटवर्क प्रॉब्लम बीच में ही आ जाता है और क्या हो रहा है ये हमारे समझ से भी परे है। इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि ये जो क्लास है इसको हम वीडियो बनाकर आप लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि कितना दिन तक ये फिट करते रहेंगे। और हमारी पूरी कोशिश से कल हम दूसरे नेटवर्क के बारे में सोचते हैं, दूसरा नेटवर्क लगवाएंगे ताकि आप लोग का क्लास डिस्टर्ब ना हो। हम अभी एक वीडियो बनाकर आप लोगों को इम्प्लांटेशन का टॉपिक देकर हम इस क्लास को आज एंड करेंगे, चाहे जैसे एंड हो। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इम्प्लांटेशन के बारे में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे और आज इसी से संबंधित हमारा टॉपिक भी था। हम लोग लाइव क्लास करने वाले थे, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ये प्रॉब्लम आया। तो चलिए आज देखते हैं एक वीडियो के रूप में ही इम्प्लांटेशन प्रोसेस क्या होता है। इम्प्लांटेशन के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि इम्प्लांटेशन जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है तो फर्टिलाइजेशन वास्तव में फैलोपियन ट्यूब्यूल के एम्पुला नाम के जगह में होता है। और जैसे ही एम्पुला में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो सेकेंडरी साइट है वो उसका ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों से फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है दैट मींस लिंग का निर्धारण हो चुका रहता है, मेल होंगे या फीमेल होंगे यह निर्धारित हो जाता है। जाइगोट बनने के पूर्व ही यह हो जाता है कि मेल होगा या फीमेल। जैसे ही जाइगोट बना, मेल फीमेल क्लियर हो चुका है। अब वो एम्पुला से इस्थमस और इस्थमस से होता हुआ वो आएगा अब कहां, यूट्रस में, है ना। तो अब जो वो चल रहा है एम्पुला से इस्थमस आने के क्रम में ही सबसे पहले उसमें डिवाइडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, विभाजन शुरू हो जाती है, विखंडन या खंडन शुरू हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। और यहां पे माइटोसिस डिवीजन होगा। इस माइटोसिस डिवीजन के कारण एक सेल दो सेल में बढ़ जाएगा। जैसे एक से दो सेल में बढ़ जाता है तो इसे हम लोग ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। यह ब्लास्टोमेयर्स अब दो से दो तो था ही, चार हो गया, चार से आठ हो गया, आठ से 16 बन जाता है। जैसे ही 16 सेल्ड वाली रचना बनती है, वह एक सहतूत पर जो फल लगे हुए रहते हैं, सहतूत के पत्तों पर जो फल लगे हुए रहते हैं, उस तरह की संरचना वो दिखाई देने लगती है। अब उसे हम लोग मॉरूला कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं क्लीवेज 3 प्रकार के होते हैं, मॉरूला, ब्लास्टुला एंड गैस्टुला। तो ये पहला स्टेज स्टार्ट हो जाता है, मॉरूला प्राप्त हो जाता है। और फिर 16 से 32 सेल बनते हैं, 32 से फिर 64 सेल में जाता है। ये जो 32 से 64 में जाता है तो जरा से इसको देखिए कि ये जो संरचना हम देख रहे हैं ये बाहर का कहलाता है आउटर, ये आउटर सेल मास है, जबकि ये जो अंदर में देख रहे हैं यह इनर सेल मास है। यह क्या है, इनर सेल मास है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये बाहर का आउटर सेल मास है। ये जो अंदर का इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास ही आगे चलकर एम्ब्रियो यानी भ्रूण में परिवर्तित होगा। और ये जो आउटर सेल मास है, ये आउटर सेल मास आगे चलकर, ऐसे तो ये ब्लास्टोसिस्ट के रूप में है, लेकिन ये आगे चलकर ट्रोफोब्लास्ट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। ये ट्रोफोब्लास्ट के रूप में परिवर्तित होगा। और यहां पर जो गैप दिखाई दे रही है आपको, ये जो गैप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में ब्लास्टोसील है। यह क्या है, ब्लास्टोसील है। तो इस तरह से ब्लास्टोसील नाम का संरचना वहां डेवलप हो जाता है। और फिर इस 64 सेल के हो जाने के बाद, दैट मींस ट्रोफोजोइट होने के बाद, ये ट्रोफोजोइट से एक विशेष प्रकार का द्रव रिलीज होता है जो क्या करता है, तो यूट्रस के अंतः स्तर अर्थात इंडोमेट्रियम में प्रवेश इसे करा देता है और वह अंदर जाकर प्रवेश कर जाती है। अंदर प्रवेश करना ही हम कह सकते हैं सिंपली कि ट्रोफोजोइट का इंडोमेट्रियम में प्रवेश करना या अंतः स्तरित हो जाना, अंतः स्थापित हो जाना ही इम्प्लांटेशन कहलाता है। ठीक है, ये जो हम कह सकते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट जो है, यह ट्रोफोब्लास्ट जब इंडोमेट्रियम के अंतः स्तर में अंतः स्थापित हो जाता है तो इसे ही हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। और ये जो अभी हम देख रहे थे इसी इम्प्लांटेशन का पार्ट देख रहे थे। ये इम्प्लांटेशन जब हो जाता है तो जरा सा देखिए, इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद ध्यान से देखिए, यहां पर जब इम्प्लांटेशन हो गया तो हमने देखा कि इम्प्लांटेशन में ये ट्रोफोब्लास्ट और आउटर इनर के रूप में था एम्ब्रियो, ये दोनों का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये जब स्टार्ट होगा तो इसी क्रिया को हम लोग, ये जो अंदर में
प्रवेश करके अंतःस्थापित हो जाता है, जो इम्प्लांटेशन कहलाता है। इम्प्लांटेशन से ही स्टार्ट हो जाता है सगर्भता या प्रेगनेंसी। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट क्या है। प्रेगनेंसी, सगर्भता और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय विकास किस तरह से होता है, इसके बारे में हम लोगों को डिटेल्स में चर्चा करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे ही इम्प्लांटेशन की क्रिया हो जाती है, इम्प्लांटेशन की क्रिया हो जाने के बाद जो एक विशिष्ट प्रकार का हार्मोन पहले से रिलीज होता रहता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, याद होगा आपको, लुटिनाइटिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगता है और एस्ट्रोजन का स्रावन कम होने लगता है। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन होने लगता है, जिसके कारण न सिर्फ इंडोमेट्रियम के वाल में, उसके लेयर में थोड़ी सी मोटाई आती है, थिकनेस आती है, बल्कि यूट्रस का जो अंतःस्तर है वह भी वृद्धि करने लगता है। ठीक है, वह वृद्धि करने लगता है और वृद्धि के साथ साथ वो जो वृद्धि कर रहा है, वो वृद्धि के साथ साथ क्या हो जाता है कि इम्प्लांटेशन के फलस्वरूप जो उसके अंदर सेल गए हैं उसको एक स्थान मिल पाता है। ट्रोफोब्लास्ट को अंतःस्तर में स्थापित करना ही, जैसे ही स्थापित हो गया तो हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी प्रारंभ हो गई, सगर्भता प्रारंभ हो गई ट्रोफोजोइट को अंतःस्तर में। और यही अंतःस्तर जो है वो इंडोमेट्रियम है। तो इंडोमेट्रियम में जैसे वो स्थापित हो गया तो आप कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी प्रारंभ हो गई। ठीक है, जैसे ही प्रेगनेंसी प्रारंभ होगी, इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के अधिकाधिक सेक्रेशन के कारण ये मेंस्ट्रुएशन प्लस ओव्यूलेशन, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो भी स्टॉप हो जाएगा, डेट मींस एमसी स्टॉप हो जाएगा। और ओव्यूलेशन, जो प्रत्येक 14वें दिन ओव्यूलेशन होता था, अंडोत्सर्ग होता था, अंडा का निर्माण होता था, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब अंडे की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग वहां पर स्थापित हो चुका है और प्रेगनेंसी प्रारंभ हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अब अंडे की जरूरत नहीं है, तो ये क्या होगा, ये दोनों क्रियाएं स्टॉप हो जाएगी। और जब बच्चे के जन्म हो जाएंगे, बच्चे के जन्म के बाद फिर जब लैक्टेशन खत्म हो जाएगा, दूध जो बच्चों को 6 महीने तक दूध पिलाया जाता है, तो ये जो लैक्टेशन प्रोसेस 6 महीने के तक ओवुलेशन या मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। फिर 6 महीने के बाद जनरली देखा जाता है कि ओवुलेशन और ये मेंस्ट्रुएशन और ओवुलेशन स्टार्ट हो जाती है। अब आइए, इसके बाद क्या होता है कि इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, तो ट्रोफोब्लास्ट से एक अंगुलीनुमा प्रोजेक्शन निकलती है, एक अंगुलीनुमा प्रवर्ध या अंगुलीनुमा संरचना कहिए, वो निकलती है, जिसे हम लोग कहते हैं कोरियोनिक भिलाई। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरियोनिक भिलाई कहते हैं। ठीक है, यह जो कोरियोनिक भिलाई है, यह चारों ओर से गर्भाशयी ऊतक, यूटेराइन टिश्यू और माता के ब्लड से कवर्ड रहता है, वो ढका हुआ रहता है। ये जो आप देख रहे हो कोरियन भिलाई, ये कोरियोनिक भिलाई वास्तव में चारों ओर से गर्भाशयी ऊतक और माता के ब्लड द्वारा ढका हुआ रहता है, घिरा हुआ रहता है। यह कोरियोनिक भिलाई जो है एवं गर्भाशयी ऊतक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़कर आपस में एक संबंध स्थापित कर लेती है, जिसे इंटरडिजिटेशन कहा जाता है। वो जो संबंध स्थापित कर रहा है, कौन कर रहा है, ये जो कोरियोनिक भिलाई है एवं गर्भाशयी ऊतक के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं, वो आपस में जुड़कर एक संबंध स्थापित कर रहे हैं, जिसे हम लोग इंटरडिजिटेशन कहते हैं, है ना। आफ्टर इंटरडिजिटेशन, ये जो कोरियोनिक भिलाई है और गर्भाशयी ऊतक है, इसका एक संपर्क क्षेत्र निर्माण कर लेता है, एक संपर्क क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, यहां हम क्या कह रहे थे कि ये जो कोरियोनिक भिलाई है और गर्भाशयी ऊतक का संपर्क क्षेत्र, ये दोनों जो आपस में मिलता है, दोनों के संपर्क क्षेत्र को ही हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, जिसे हिंदी में अपरा भी कहा जाता है। इसे हिंदी में, ये जो आप देख रहे हो प्लेसेंटा, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। तो ये अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा वह इकाई जिससे विकसित होता हुआ भ्रूण माता के शरीर से जुड़ा हुआ रहता है।
है ना। ये जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा वास्तव में कोरियोनिक भिलाई और गर्भाशय उत्तक का संपर्क क्षेत्र है ना। और प्लेसेंटा वह इकाई है जिससे विकसित होता हुआ भ्रूण डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है वह माता के शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। माता द्वारा भ्रूण को प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण को माता से पोषण एवं श्वसन के लिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो भ्रूण का जो पोषण हो रहा है उसको जो श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता है वो सारी चीजें यहाँ कहता है कि प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण को माता से पोषण एवं श्वसन के लिए आवश्यक O2 भी आपूर्ति कौन करेगा, यहाँ पे प्लेसेंटा द्वारा ही उसकी आपूर्ति हो जाती है। और भ्रूण द्वारा जो निर्मित उत्सर्जित पदार्थ हैं और CO2 है वह भी कौन निकालेगा, तो प्लेसेंटा ही निकालेगा। तो आवश्यक भ्रूण को जो पोषण और श्वसन के लिए आवश्यक O2 है वह उसे मिल रहा है प्लेसेंटा के द्वारा, और भ्रूण द्वारा जो निर्मित उत्सर्जित पदार्थ एवं कार्बन डाइऑक्साइड है वह प्लेसेंटा द्वारा माता शरीर होता हुआ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, 8 सप्ताह के बाद, यानी यह जो प्रक्रिया लगातार चल रहा है, चलते चलते जब वो 8वें सप्ताह में पहुंचता है तो 8 सप्ताह के बाद से जन्म के पहले तक, 8 सप्ताह के बाद से जन्म के पहले तक के भ्रूण को फीटस कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि 8 सप्ताह के बाद से जन्म के पहले तक के भ्रूण को क्या कहते हैं हम लोग, फीटस कहते हैं। अब ये जो फीटस है, फीटस प्लेसेंटा से एक डोरी नुमा संरचना द्वारा जुड़ा रहता है। इसको समझिए, ये जो फीटस है यह फीटस प्लेसेंटा से एक डोरी नुमा संरचना द्वारा जुड़ा रहता है जिसे अम्बिलिकल कोड कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं हम लोग, अम्बिलिकल कोड कहते हैं। यह जो अम्बिलिकल कोड है, यह अम्बिलिकल कोड सभी नीडेड पदार्थ को, आवश्यक पदार्थ को फीटस तक लाता है। अम्बिलिकल कोड क्या करता है, तो सभी नीडेड पदार्थ को, आवश्यक पदार्थ को फीटस तक लाता है, और अनावश्यक पदार्थ को, जो भी अनावश्यक पदार्थ है उस अनावश्यक पदार्थ को, उत्सर्जित पदार्थ को फीटस से माता के शरीर में लाता है, जिससे फिर वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ना। अब इसी क्रम में ये जो प्लेसेंटा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ देखिए प्लेसेंटा क्या करता है, तो अब ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड की भांति काम करना स्टार्ट कर देता है। प्लेसेंटा क्या करता है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड की भांति काम करना शुरू कर देता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति काम करना शुरू कर देता है। हम सभी जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात डक्टलेस ग्लैंड है, उसके पास कोई भी डक्ट नहीं है, एक नली नहीं है जिसकी सहायता से वो पदार्थों का बहाव करे, वो वहीं पर बहाव करना शुरू कर देता है जहां पर इसकी आवश्यकता होती है। तो ये जो प्लेसेंटा है ये अब क्या करेगा, एक इंडोक्राइन ग्लैंड की भांति काम करना शुरू कर देगा और वो रिलीज करेगा 5 प्रकार के हार्मोन। यहां पर वो पहला रिलीज करेगा HCG यानी ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन, सबसे पहले वो रिलीज करेगा HCG से होता है ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन। दूसरा वो रिलीज करेगा HPL, ये जो HPL है वो है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। और ये वास्तव में ये जो दोनों के दोनों हार्मोन आप देख रहे हो, ये दोनों के दोनों हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। ये दोनों के दोनों हार्मोन किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। बाद बाकी जो तीसरा है आप देख रहे हैं एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्ट्रोजेन और एस्ट्राडायोल। ये जो आप देख रहे हो एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्राडायोल, ये सभी के सभी क्या होते हैं, स्टेरॉइड के द्वारा निर्मित होते हैं, स्टेरॉइड निर्मित होते हैं ये। ठीक है, अब आइए प्रेगनेंसी की अंतिम अवस्था में, प्रेगनेंसी ये जो सगर्भता है उसकी अंतिम अवस्था में ओवरी द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन, ओवरी द्वारा कौन सा हार्मोन, एक रिलैक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के अंतिम अवस्था में ओवरी द्वारा क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन हो जाता है ना। और इधर जो ये प्रोजेस्ट्रोजेन है, उसके बाद एस्ट्रोजेन है, कॉर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन है ना, और थायरक्सिन है। ये सभी भी हार्मोन, ये जो देख रहे हैं आप, इधर प्रोजेस्ट्रोजेन हार्मोन है, एस्ट्रोजेन हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन है, थायरक्सिन है, ये सभी मिलकर ब्लड में कई गुना बढ़ जाता है।
और ब्लड में कई गुना बढ़कर यही बढ़ा हुआ जो स्तर होगा यह फीटस के विकास के लिए आवश्यक भी है। यानी फीटस का जो विकास होगा उसके लिए परम आवश्यक है कि ब्लड में इन सभी की मात्रा यानी प्रोजेस्ट्रोजेन की मात्रा, एस्ट्रोजेन की मात्रा, कॉर्टिसोल की मात्रा, प्रोलैक्टिन की मात्रा और थायरॉक्सिन की मात्रा कई गुना बढ़ जाए, जो वास्तव में फीटस के विकास के लिए आवश्यक होता है। और इस तरह से फीटस का विकास हो जाता है। ये जो फीटस का विकास हो रहा है तो प्रेगनेंसी की अवस्था में फीटस में कई परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। पहला महीना जो होता है फर्स्ट, ये देखिए पहला महीना जो होता है उसमें क्या होता है कि फीटस के हृदय का निर्माण हो जाता है। फीटस के हृदय का निर्माण हो जाता है और उसे हम आसानी से फर्स्ट मंथ के बाद स्टेथोस्कोप की सहायता से हम उसके धड़कन को समझ सकते हैं, यानी हृदय काम करना स्टार्ट कर देता है उसको समझ सकते हैं। और जरा हृदय के बारे में सोचिए, हृदय जन्म पहले लेता है और हमेशा काम करते रहता है, वो काम कभी रोकता नहीं है, यानी हमेशा हृदय कंपन करता रहता है, काम करते रहता है, हृदय धड़कता रहता है, हमेशा हृदय में स्पंदन होती रहती है। जिस समय वो रुक जाती है उसी समय इंसान रुक जाता है और राम नाम सत्य हो जाता है उसका। तो देखिए फीटस में सबसे पहले पहला महीना में क्या हो रहा है कि हृदय का निर्माण हो रहा है। दूसरे महीना में क्या हो रहा है कि भ्रूण के पाद मतलब पैर, छोटी छोटी पैर एवं उंगलियां का निर्माण हो रहा है। तीसरे महीना में प्रमुख अंग एवं अंग तंत्र का निर्माण हो रहा है। प्रमुख अंग एवं अंग तंत्र का निर्माण हो रहा है। पांचवें महीना में थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट फॉर्म में दिखाया जा रहा है, प्रत्येक महीने में कुछ न कुछ परिवर्तन दिखाया ही जाता है। तो पांचवें महीने में क्या होगा कि उसमें गतिशीलता आने लगेगी, बेबी में क्या होगा गतिशीलता आने लगेगी, जिसको हम लोग आसानी से अनुभव भी कर सकते हैं। तो गतिशीलता आने लगती है और सिर पर जो है वो बाल आने लगता है। सिर पर क्या हो जाता है, बाल आना स्टार्ट हो जाता है पांचवें महीने में। अब आइए कि 24वें सप्ताह में, यहाँ पर साप्ताहिक रूप देखा जा रहा है कि जब 24वां सप्ताह हो जाएगा तो 24वें सप्ताह में पूरे शरीर पर बाल हो जाते हैं। 24वें सप्ताह में क्या हो जाता है, पूरे शरीर पर बाल हो जाते हैं। और 9वें महीना में गर्भ जो है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो क्या 9वें महीने में जब गर्भ पूर्ण रूप से विकसित होता है तो क्या 9वां महीना ही कंप्लीट कहा जा सका? नहीं, 9 महीना जब कंप्लीट हो जाता है तब गर्भ पूर्ण हो जाता है, नहीं, उसके बाद चाइल्ड का फॉर्मेशन यानी हो चुका, अब वो बच्चे का जन्म होगा। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य में सगर्भता की जो अवधि होती है वो 9 महीना होती है या 280 दिन होता है। इन जनरली माना जाता है कि वो 280 दिन में बच्चे की उत्पत्ति होती है। तो आप देखिएगा 280 दिन के बाद ही किसी में 1-2 दिन का हेरफेर रहता है, उस तरह से बच्चे का निर्माण होता है। अब आइए इस बच्चे में जो आप देखते हैं कि बच्चे में जो निर्माण हो रहा है, आपने देखा कि फीटस में ये बहुत सारी चीज़ों को देखा आपने कि पहला महीना में हृदय बन रहा है, दूसरा महीना में पैर और उंगली बन रहा है, तीसरे महीना में अंग और अंगतंत्र बन रहा है, 5वें महीना में गतिशीलता आ रही है, सिर पर बाल आ रहा है, 24वें सप्ताह में पूरे शरीर पर बाल आ रहा है और 9वें महीना में क्या हो जाता है, गर्भ पूर्ण हो जाता है। तो जरा सा हम लोग ये देखें कि ये जो चीज़ें होती चली जा रही है, यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये जो आप देख रहे हो कि ये इस तरह से जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सगर्भता जो पूरी हो जाती है, इसमें जर्म लेयर यानी जनन स्तर जरा सा हम लोग देखें। प्रत्येक ये जो प्रथम माह से लेकर अंतिम 9 महीने तक में जर्म लेयर जनन स्तर निश्चित रूप से अंग का निर्माण करता है। तो ये जो जर्म लेयर होते हैं वो 3 पार्ट में बटे होते हैं। ये जो जनन स्तर होते हैं, जर्म लेयर होते हैं, वो 3 भाग में बटे होते हैं। पहला होता है इक्टोडर्म। पहला क्या होता है, इक्टोडर्म। ये जो इक्टोडर्म है ये हमारा त्वचा बनाता है, यानी उस बच्चे का त्वचा बनाता है, ब्रेन डेवलप करता है, मस्तिष्क का निर्माण जो है वो इक्टोडर्म के सहायता से ही होता है। उसके बाद स्पाइनल कोड का निर्माण इसी के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का निर्माण, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण होगा वो किसकी सहायता से होगा, इक्टोडर्म की सहायता से होता है। ये ऑब्जेक्टिव में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होगा। दूसरा है मेसोडर्म। मेसोडर्म जो है जरा सा देखिए, ये जो मध्य स्तर है मेसोडर्म के द्वारा पहले तो क्या होगा, नोटोकॉर्ड का निर्माण हो जाएगा। दूसरा है हार्ट का निर्माण यानी हृदय का निर्माण होता है।
तीसरा किडनी यानी वृक्क का निर्माण होगा, और चौथा मांसपेशियां बनेंगी, है ना, क्या होगा, मांसपेशियां बनेंगी यानी मसल्स का निर्माण हो जाता है। उसके बाद है रुधिर वाहिनियां बनेगी, रुधिर वाहिनियां मतलब ब्लड कैपिलरीज का निर्माण हो जाएगा, और जनन अंग का निर्माण होगा यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा, ये जो जर्म लेयर 3 भाग में, तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और तीसरा है इंडोडर्म। इंडोडर्म जो है वो सबसे ज्यादा आंतरिक स्तर का यही निर्माण करेगा, तो ये करेगा सबसे पहले पाचन तंत्र का, यानी प्रारंभिक आहार नाल का निर्माण करते हुए ये पाचन तंत्र का निर्माण करता है, श्वसन तंत्र का निर्माण करता है, मूत्राशय का निर्माण करता है, और कर्ण के मध्य भाग का निर्माण कर देता है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसके जर्म लेयर की सहायता से यह जान लेते हैं कि किसके सहायता से कौन सा पार्ट बन रहा है। एक्टोडर्म की सहायता से क्या क्या बन रहा है, स्किन, ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्वस सिस्टम, है ना। मेसोडर्म की सहायता से देखिए क्या क्या बन रहा है, नोटोकॉट बन रहा है, हार्ट बन रहा है, किडनी बन रहा है, मांसपेशियां बन रहा है, रुधिर वाहिनियां बन रहा है एवं जनन अंग बन रहे हैं। और इंडोडर्म की सहायता से पाचन तंत्र बन रहा है, श्वसन तंत्र बन रहा है, मूत्राशय बन रहा है एवं कर्ण के मध्य भाग बन रहे हैं। तो इस तरह से ये सारी संरचनाएं पूर्ण हो पाती है और 9 महीने के बाद एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो पाता है। हम सभी जानते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका एक स्वस्थ बच्चा जो होता है, एक हेल्दी बच्चा जो होता है, उसका जो वजन है वो हेल्दी चाइल्ड जो जन्म ले रहा है वो 7 पाउंड का होता है। ये कितने पाउंड का होता है, 7 पाउंड का होता है। और जब ये सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाती है तब जाकर एक बच्चे का निर्माण हो पाता है, एक बच्चे का जन्म हो पाता है। दूसरा टॉपिक देखते हैं हम लोग, प्रसव या पार्टुरिएशन क्या है। तो यहाँ पर पार्टुरिएशन जो है, प्रसव जो है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। वास्तव में सगर्भता की अवधि को हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। सगर्भता की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। इसे गेस्टेशन अवधि के नाम से जाना जाता है, जो औसतन 9.5 माह का होता है। जो औसतन कितने महीने का होता है, 9.5 महीने का होता है। ये औसतन देखा गया है, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम भी होगा, वेरिएशन थोड़ी होती रहती है ना। लेकिन ये 9.5 माह का यानी 9 महीना 5 दिन का ये होता है। और इसमें थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। सगर्भता के अंत में शिशु को गर्भ से बाहर आने की क्रिया को ही हम लोग प्रसव कहते हैं, है ना। यहाँ ये जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है कि सगर्भता के अंत में शिशु को गर्भ से बाहर आने की क्रिया को, गर्भ से बाहर आने की क्रिया को प्रसव यानी पार्टुरिएशन कहा जाता है। यह क्रिया बहुत ही ज़्यादा जटिल न्यूरो एंडोक्राइन क्रिया वृद्धि द्वारा प्रेरित होती है। यह जो क्रिया होती है वो न्यूरो एंडोक्राइन क्रिया विधि द्वारा प्रेरित होती है, जो एक बहुत ही जटिल क्रिया है। और यहाँ देखिए कि पूर्ण विकसित गर्भ एवं प्लेसेंटा से उत्पन्न संकेत गर्भाशय की पेशियों को यानी मसल्स ऑफ यूट्रस को संकुचन उत्पन्न करते है ना। ये जो न्यूरो एंडोक्राइनिक क्रिया विधि है, मैकेनिज्म है, इस क्रिया विधि के प्रारंभ होने के साथ ही क्या होगा, तो पूर्ण विकसित जो गर्भ है और प्लेसेंटा से उत्पन्न संकेत यानी पूर्ण विकसित गर्भ और प्लेसेंटा, इन दोनों की सहायता से क्या होगा, एक संकेत उत्पन्न होगा, जिस संकेत के उत्पन्न होने से गर्भाशय की पेशियों में, गर्भाशय यानी यूटेराइन मसल्स में क्या होगा, संकुचन, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो स्टार्ट होगा, इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, फीटल इजेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। फीटल इजेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। जैसे ही यह क्रिया स्टार्ट होती है तो इस रिफ्लेक्स के द्वारा, ध्यान से समझिए, इस रिफ्लेक्स के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाता है। इसी को जैसे ही इसको मैसेज मिलता है ये एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर ऑक्सीटॉक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज कर देता है। ऑक्सीटॉक्सिन नाम के हार्मोन रिलीज करने से क्या होगा, गर्भाशय की पेशियों में भी संकुचन स्टार्ट हो जाएगा।
है ना। गर्भाशय की पेशियों में क्या हो जाएगा, संकुचन स्टार्ट हो जाएगा और गर्भाशय संकुचन काफी तीव्र होने लगेगा। जैसे ही गर्भाशय संकुचन तीव्र होगा तो वो क्या होगा कि गर्भाशय संकुचन तीव्र होने से चाइल्ड जो है, जो एंडोमेट्रियम में जाकर वो इम्प्लांट हुए थे, वो अब क्या होंगे, तो जैसे ही संकुचन स्टार्ट होगा तो वो एंडोमेट्रियम से निकलकर अब वो गर्भाशय में, और गर्भाशय से फिर वो क्या हो जाएगा, सर्विक्स होते हुए, यानी हम कह सकते हैं कि जनन नाल की सहायता से, वो बर्थ नाल की सहायता से, यानी जिससे बच्चे का जन्म होता है उसकी सहायता से होते हुए वह वेजाइनल ओपनिंग की सहायता से बाहर निकल जाएगा और एक बच्चे का निर्माण हो जाएगा। शिशु के जन्म के बाद प्लेसेंटा भी शरीर से बाहर आ जाता है। जब शिशु का जन्म हो जाता है तो उसके बाद आप देखिएगा एक विशेष प्रकार का थैली भी बाहर निकलता है जो प्लेसेंटा, डेट मीन्स अपरा के रूप में है, और वास्तव में इसी में वह सुरक्षित रहता है। सारा चीज़ देखते हैं, आपने देखा भी है कि उसको आवश्यक जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा चीज़ उसी से मिल रहा है, उसमें जो भी सजीव पदार्थ है वो बाहर भी उसी से निकल रहा है। तो ये तो हो गया प्रसव यानी पार्टुरिएशन। पार्टुरिएशन को अच्छी तरह से आप लोगों ने समझ लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं लैक्टेशन की क्रिया क्या होती है। जैसे पार्टुरेशन होने लगता है उसी क्रम में क्या होता है, तो माता के मेमरी ग्लैंड में अनेक प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं। वहाँ भी विभिन्न प्रकार के हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, खास करके लुटेनाइटिक हार्मोन का वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और सगर्भता के अंत में इस ग्लैंड से दूध उत्पन्न होने लगता है। जिस क्रिया को, जिस एक्टिविटी को, जो क्रिया हो रही है जिसके द्वारा दूध उत्पन्न हो रहा है उसे हम लोग लैक्टेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, लैक्टेशन कहते हैं, है ना। इसी से माँ अपने शिशु का पोषण करती है, यानी इसी लैक्टेशन प्रोसेस की सहायता से जो दूध स्रावित होता है उसी दूध से बच्चे को उसकी माँ जो है वो पोषण देती है। प्रारंभिक कुछ दिनों में, यानी जब बच्चे को जन्म देती है तो उसे कुछ दिनों तक, लगभग 15-20 दिन, महीना दिन तक, 2 महीना तक, प्रारंभिक कुछ दिनों में निकलने वाला जो दूध होता है उसमें, उस दूध में रविस या कोलेस्ट्रॉम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उस दूध को ही रविस या कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। और ये रविस या कोलेस्ट्रॉम जो होता है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होगा कि चूँकि उसमें एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज एलिमेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और इसके कारण शिशु में रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न हो जाती है ना। पहले के ज़माने में बच्चे को इतना ज़्यादा टीका उका, डिस्टार्ट, बहुत सारा चीज़ नहीं किया जाता था, इतना ज़्यादा दवा सब नहीं दिया जाता था। वो बच्चे अपने माँ के दूध को ही प्राप्त करके, यानी रविस या कोलेस्ट्रॉम को ही प्राप्त करके स्वस्थ जीवन व्यतीत करता था। लेकिन आज तो इतना ज़्यादा कहा जाए कि मॉडर्निटी आ गई है कि बच्चे के जो माँ हैं वो दूध बहुत कम पिलाते हैं, खास करके जो विकसित महानगर सब में है, विकसित कंट्री के लोग हैं, डेवलप्ड कंट्री के लोग हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लैक्टेशन की प्रोसेस मिलती है, जिसके कारण उस बच्चे में बहुत सारी बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि फिर एक्सटर्नल उसको बहुत सारे एंटीबॉडीज़ दिए जाते हैं, बहुत सारा वैक्सीनेशन होता है, जिसके कारण वो बच्चे स्वस्थ जीवन बिता पाते हैं। लेकिन नेचुरली देखिए, नेचर ने पहले से ही कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा दे दिया कि बच्चे जब जन्म लेंगे तो वो दूध अगर लगातार वो 2 महीना 3 महीना तक पीते रहें तो उसमें आसानी से एंटीबॉडी मिल जाएगा, उसको एंटीबॉडी मिल जाएगा, जिसके कारण उसमें स्वतः रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। कहा भी जाता है, साइंस कहता है, विज्ञान कहता है कि निश्चित रूप से बच्चे के जन्म के बाद कम से कम 6 महीने तक, नहीं ज़्यादा दिनों तक, तो 6 महीने तक तो बच्चों को निश्चित रूप से दूध पिलाना ही चाहिए, माँ का दूध उसको पिलाना ही चाहिए। चलिए सर, आज यहीं पर टॉपिक ख़त्म हुआ और हम लोगों ने इम्प्लांटेशन प्रोसेस को, प्रेगनेंसी प्रोसेस को, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोसेस को, पार्टुरिएशन प्रोसेस को और लैक्टेशन प्रोसेस को देखा और यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हुआ। आपको जैसा कि आपने देखा कि इसमें जस्ट इससे पहले जो हम पढ़ा रहे थे और उसमें जो इम्प्लांटेशन और ख़ास करके इम्प्लांटेशन टॉपिक तो हम पहले डिस्कस कर चुके थे, सिर्फ हम ऐसे ही बोले यहाँ पर बताए, लेकिन प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम पूरा विस्तार से लिखे थे और ख़ास करके हिंदी में बहुत ज़्यादा लिखे थे। जैसा कि आप देखते हैं, हम इंग्लिश में बहुत ज़्यादा लिखने की मतलब हमसे हो जाता है, हम इंग्लिश में ही लिख देते हैं ज़्यादा, लेकिन हिंदी में बहुत ज़्यादा लिखे और यहाँ प्रसव भी पूरा का पूरा हिंदी में ही लिखे हैं, बहुत ही कम इंग्लिश वर्ड का प्रयोग किए हैं। लैक्टेशन भी बहुत ज़्यादा कम हिंदी का प्रयोग किए, लैक्टेशन में भी। इसके पीछे एक ही कारण है, चूँकि हम वीडियो बना के दे रहे हैं तो
चूँकि हम लोग जब ऑनलाइन रहते थे, जब लाइव क्लास रहते थे, तो जो भी प्रॉब्लम होता था डायरेक्टली स्टूडेंट पूछता था, हम उसको दे पाते थे, समझा पाते थे, बता पाते थे। लेकिन यहाँ तो अब वीडियो देना पड़ रहा है, मजबूरी है। आज लाइव क्लास नहीं हो पाई और 2-3 दिन से नहीं हो पा रही है, तो हम कितना दिन फिर इस सिलेबस को रोक के रखेंगे। इसीलिए ये मजबूरी है। तो हम ये क्लास आपको वीडियो के रूप से एक अपलोड वीडियो की सहायता से हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी लिखने की कोशिश की है, ताकि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसके बावजूद भी अगर कोई किसी तरह का आपको दिक्कत हो, तो आप निश्चित रूप से वो जो हम ग्रुप बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक लाइव क्लास अभी नहीं हो रहा है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा काम करें जिससे लाइव क्लास हो जाए। कल का लाइव क्लास हम स्टॉप रखेंगे और उसके बाद परसों से ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे, है ना। तो परसों से इसका ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ स्टार्ट कर देंगे, तो फिर क्लास को हम देखेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।